नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं गीतांजलि राघव। आज बात विस्थापन के मायनों पर। दरअसल विकास जब भी होता है तो अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आता है। सभ्यता की शुरुआत से ही विस्थापन विकास का, समय के बदलाव का और समाज के बदलते स्वरूप का एक पहलू रहा है। अपनी ज़मीन से उजड़कर कभी सपनों की उड़ान भरने के लिए, कभी रोजगार की तलाश में, तो कभी सुविधाओं के अभाव में हम में से ना जाने कितनों ने कितने कोस नापे होंगे इस उम्मीद में कि एक दिन कुछ कर गुजर कर अपने घर लौटेंगे अपनों के बीच। लेकिन सवाल ये कि ये जो मूल की ओर वापस जाने वाला सफ़र है, ये कितनों को मयस्सर होता है। ज़्यादातर तो निवासी ना होकर प्रवासी हो जाते हैं। ये दिगर बात है कि इन्हीं में से कुछ लोग नए परिवेश में नई पहचान गढ़ लेते हैं, लेकिन अधिकतर हिस्सा आज भी स्थायी ठौर ठिकाने और रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। वो अपनी संस्कृति से दूर होने की कसक टीस महसूस करता है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब तक ये यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे। क्या स्थायी ठौर ठिकाना पाने की जो इनकी जो चाह है, ये महज एक सपना बनकर रह जाएगी? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश, विस्थापन के मायने। विस्थापन, प्रवासन और पलायन, इन सब का एक सामान्य मतलब है रोटी की तलाश में भटकती जिंदगी। पलायन चाहे रोजगार की तलाश में हो, गांव के उजड़ने की वजह से या फिर शहरों के विस्तार की वजह से, ये हमेशा तकलीफ दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश ने घर लौटने के लिए जद्दोजहद करते लोगों के दृश्य देखे, जिसने विस्थापन जैसे मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा। बीते दशकों में लोग बेहतरी के लिए अपना गांव छोड़ शहरों की ओर आए। कहीं विकास परियोजना तो कहीं काम धंधों की तलाश में लोग घर छोड़ सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बसने लगे। औद्योगिक केंद्रों में दूर दराज तक के लोग श्रमिक बनकर पहुंचने लगे। बाढ़, सूखे और बढ़ती लागत ने खेती बाड़ी को घाटे का सौदा बना दिया। कोरोना संकट ने उस प्रवासी आबादी की ओर ध्यान खींचा, जिसके वजूद का एहसास कम ही लोगों को रहा होगा। 30 साल पहले तक जहां देश की कुल आबादी का 85% गांव में था, वो अब घटकर 72% से भी कम हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 तक 2000 लोग रोजाना अपना गांव छोड़ शहरों का रुख कर रहे थे। नतीजा, गांव खाली होते गए। उत्तराखंड जैसे राज्यों में गांव खाली होने की चिंता इस कदर बढ़ी कि वहां राज्य सरकार को पलायन आयोग का गठन करना पड़ा। मगर करोड़ों मजदूरों को यह मालूम नहीं था कि वर्ष 2020 ऐसा संकट लेकर आएगा जब वही रास्ते गुमराह करेंगे जिनका पथिक बनकर उन्होंने विकास की ओर पैर बढ़ाए थे। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? अरे नहीं जाते तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाते? पैसा नहीं है हमारे पास। हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, हमारे पास पैसा नहीं है। अब लॉकडाउन की वजह से काम बंद है तो यहाँ नहीं रहेंगे। बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए घर जा रहा हूँ। इस तकलीफ में तब और इजाफा हो जाता है जब वो शहर सौतेले लगने लगे जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, बसाया था। वो नगर बेगाने लगने लगे जिन्हें कारीगरों ने अपने पसीने से सींचा था। वो दीवारें पनाह न दे पाईं जिन्हें छेनी हथौड़ों से तराशा गया था।
कोविड-19 के इस दौर में यही एहसास लिए मजदूर शहरों से पैदल ही सड़क नापते नापते गांवों के रास्तों की ओर चल पड़े। रिवर्स माइग्रेशन का सवाल नीतियां बनाने वालों के लिए नई गुत्थी लेकर आया। प्रवासी मजदूरों का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। उनका कौशल और जहां जरूरत हो वहां उपलब्धता की कसौटी पर उन्होंने औद्योगिक विकास की नींव रखी। अब जब मजदूर अपने काम की जगह से मीलों दूर चलकर गांव लौटे हैं तो वो इस बात का भी गुणा भाग करेंगे कि शहर जाकर उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। आकलन इस बात का भी होगा कि सामाजिक संतुलन की स्थिति क्या होगी। आखिर कितने बदले गांव, कितने बदले शहर, देखिए इस एक रिपोर्ट में। वैश्विक महामारी के मौजूदा संकट ने उस ताने बाने को ही ध्वस्त कर दिया जहां जरूरत के आधार पर सस्ता श्रम और कौशल उपलब्ध हो जाता है। अपनी जमीन, अपना परिवेश छोड़कर गुजारे के लिए अनजान इलाकों में बसना एक ऐसा दांव है जिसे खेलना आसान नहीं। कभी कभी ये अपने देश में परदेसी बने लोगों के लिए बंधुआ मजदूरी और जातिगत दुर्व्यवहार से मुक्ति का रास्ता भी बन जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन है इसको केवल मजदूरों और छोटे उद्योगों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमें देखना चाहिए। इसका असर इतना खराब हमारे दिल और दिमाग पे हुआ है कि आज हमारे उद्योग किसी प्रकार से यदि धन की व्यवस्था करके खोलने का प्रयास भी करते हैं तो वो असमर्थ रहेंगे, क्योंकि उनका स्किल्ड लेबर गांव की ओर पलायन कर चुका है और उनकी वापसी का व्यवस्था करने में जो खर्चा लगेगा उसको उठाने के लिए उद्योग धंधे सक्षम नहीं हैं। जितनी तकलीफ हमारे मजदूर भाइयों को जाने में हुई है उससे अधिक तकलीफ उनको वापस आने में होगी। कारखानों का चक्का मजदूरों के पसीने से चलता है, मगर मजदूरों से विमुख शहरों में बड़ी चुनौती औद्योगिक क्षेत्र के सामने होगी कि कारखानों का संचालन किस कीमत पर किया जाए। लॉकडाउन जब चल रहा था तो फैक्ट्री तो पूरी बंद थी। 5 मई से हमको अलाउ किया गया कि आप फैक्ट्री चालू कर सकते हैं, चूँकि हम शहर के बीच में हैं और जो शहर के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया में परमिशन नहीं मिल रही थी। तो हमने 5 तारीख बाद फैक्ट्री चालू तो करी है। लेबर हमारी करीब 80% लेबर आ रही है, क्योंकि 20% लेबर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो 65 साल से ऊपर है, हमारे यहाँ एक आदमी 65 साल से ऊपर का है, उसको भी हमने नहीं अलाउ किया है क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो फैक्ट्री तो हमने करीब करीब चालू कर दी है, पर में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो माल हम बनाते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ लेबर भाग गई है, उनके हब के थ्रू काम करते हैं। तो कुल मिला के जो माल 3-3 दिन में पहुँचता था वो माल अब 20-20 दिन में पहुँच पा रहा है। कुछ माल तो ऐसा है जो अभी भी रास्ते में अटका हुआ है। उसके अलावा जो बाज़ार बंद होने की वजह से डिमांड नहीं आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे ये मार्केट बंद है। हम लोगों ने अभी काम भी जो शुरू किया है शायद फर्स्ट वीक ऑफ मई से, जब हमको परमिशन मिली थी, वो इसके लिए काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर स्टाफ का भी था कि वो लोग भी बैठे हुए थे घर पे। अभी भी हमारा जो माल बन रहा है, आपने फैक्ट्री को पैन आउट करके अभी देखा है, हम लोग सिर्फ स्टॉकिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारी फुल ट्रक नहीं जाता, पार्ट लोड वाले भी शुरू नहीं हुए हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं, प्राइमरीली जो हमारे सबसे बड़े मार्केट्स है वो या तो महाराष्ट्र में है, तो बॉम्बे, पूना बंद है। ऐसे ही हमारी तमिलनाडु में है, चेन्नई बंद है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हब है। शहर में कारखानों का चलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी गांव पहुंचे लोगों को गांव में काम मिलना भी है।
ऐसे में देखना होगा कि बिगड़े और बदले हुए हालात में मजदूर का हाल, उद्योगों का माल और बाजार की चाल को रफ्तार पकड़ने में कितना वक्त लगता है। इस संकट के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 1.5 साल पीछे चली गई है। जिस परिस्थिति में हम जनवरी 2020 में थे, उस परिस्थिति में वापस लौटने के लिए हमको कम से कम 1.5 बरस का समय लगेगा। यानी तीनों एंगल से मेरे हिसाब से परेशानी है। एक तो मजदूर के एंगल से और दूसरा उद्योग धंधों के एंगल से, क्योंकि उद्योग धंधे जनवरी 2020 में जितने चल रहे थे वापस उतने नहीं खुल पाएंगे। मेरे हिसाब से करीब 50% उद्योग धंधे वापस खुल नहीं पाएंगे। कम से कम छोटे उद्योगों को ये मार ज़्यादा है और इस सारे प्रोसेस के अंदर अर्थव्यवस्था भी 30 से 40% की डिप ले सकती है। हालांकि वो डिप बहुत लंबे समय तक की नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। तो इस परिस्थिति को हमें उतनी ही गंभीरता के साथ महसूस करना पड़ेगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने ही देश में किसी न किसी कारण से प्रवासी बन जाते हैं। इस वक्त देश की लगभग 1/3 आबादी यानी 33% अच्छे जीवन स्तर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा की खोज में शहरों की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या सबकी स्थिति एक जैसी है? क्या सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या सबको बेहतर स्वास्थ्य मिल पाया है? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबकी स्थिति एक जैसी है? दरअसल इनमें से ज्यादातर उन बस्तियों में रहते हैं जिन्हें शहर की खूबसूरती पर एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है। वर्किंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड यूएन की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक विकास परियोजनाओं के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा विस्थापित होने वाले लोग भारत में हैं। आजादी के बाद से विकास परियोजनाओं के चलते देश में 6 से 6.5 करोड़ लोगों को विस्थापन झेलने पर मजबूर होना पड़ा है। यानी औसतन हर साल 10 लाख लोगों को विस्थापन के रूप में विकास की कीमत चुकानी पड़ी है। यूएन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 2 करोड़ 6 लाख लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका विस्थापन उनके देश के अंदर हुआ है। दुनिया में अभी 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। 4 करोड़ 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर छोड़ने पर विवश किया गया। दरअसल आंकड़ों में दर्ज पलायन के ग्राफ में गिरावट लाने के लिए हो रहे प्रयासों की श्रृंखला को कोरोना की विभीषिका ने बड़ा झटका दिया है। हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। हर जिले का अपना हैंडीक्राफ्ट है, हर जिले के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं। अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साड़ियों की पहचान है, किसी जिले के पास अगर बर्तन मशहूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशहूर है। हर एक के पास विविधता है, सामर्थ्य है। हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो और इस विविधता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे, दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की दिशा में हम काम करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उस ताकत को हमने बढ़ाना है। कोरोना संकट के बीच घर लौटे मजदूरों को घर वापसी का नाम भी दिया जा रहा है। ये और बात है कि घर वापसी हमेशा सुखद नहीं होती। देश को इस झटके से उबारने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में
अब विकास की बारी ग्रामीण भारत की है, जिसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज को अमली जामा पहनाया जा रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। आत्मनिर्भर भारत की इस राह में अगर ये कर्मयोगी नए सिरे से सपने देखना शुरू कर भी दें तो निसंदेह सरकारी मशीनरी को अपनी कमर कसनी होगी, दुरुस्त करनी होगी। हाशिए पर बैठा मजदूर वर्ग उम्मीद भरी टकटकी लगाए बैठा है कि फिर सुबह होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें मजदूरों का मर्म है, संवेदना है, वेदना है।